हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज एक नए एपिसोड में पुराने टॉपिक के साथ आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्य प्रशासन से संबंधित ही प्रशासनिक जो व्यवस्था था वो कैसा था, मौर्य वंश का सामाजिक व्यवस्था कैसा था, आर्थिक व्यवस्था कैसा था और वहाँ पर सैन्य व्यवस्था या किस तरह के सैनिक थे, इन पर चर्चा करेंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, पिछले लेक्चर में मौर्य वंश के बारे में 3 राजाओं जो प्रमुख राजा हुए उनके बारे में डिस्कस किया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि संस्थापक भी थे और प्रतापी भी थे, उसके बाद बिंदुसार और फिर अशोक, और बृहद्रथ को उसके सेनापति उसका हत्या कर एक नए वंश की स्थापना करते हैं। तो उसके बाद इस हम लोगों ने जो एक पोर्शन छोड़ दिया था वहाँ के प्रशासन से रिलेटेड और सामाजिक व्यवस्था से रिलेटेड और वहाँ का आर्थिक स्थिति किस तरह का था, किस पर बेस्ड था, उस पर आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले मौर्य प्रशासन कैसा था, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने एक मिस्टेक किया था, ढंग से बोल सकते हैं। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा है और कौटिल्य ने या विष्णुगुप्त या जो चाणक्य है, तीनों एक ही नाम है और उनके द्वारा अर्थशास्त्र को लिखा गया था। मैंने उसमें थोड़ा सा मिस्टेक किया था। 6:15 में एक जो आता है उसको मैं ध्यान नहीं दिया, बाद में पता चला। तो इंडिका मेगास्थनीज जो कि सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य जो कि प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। और इन्हीं बुक्स में और इनके अलावा कुछ जो विदेशी लेखक हुए, इनके जरिए वहाँ के जो प्रशासनिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है और आर्थिक व्यवस्था है, इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो आइए देखते हैं मौर्य प्रशासन के बारे में। तो इसमें मौर्य जो भी राजतंत्र होता है वहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन पावर का नहीं होता है, यानी कि पावर का डिलीगेशन नहीं रहता है। वहाँ पर जो है सेंट्रलाइज्ड होते हैं पावर, यानी कि किसी एक व्यक्ति में ही केंद्रित होता है, वहाँ पर पावर का विभाजन नहीं होता है। तो यहाँ पर जो पावर का जो सेंटर होता है वो राजा होता है, और राजा के पास जितने भी अधिकार होते हैं, समस्त सभी तरह के अधिकार राजा के ही पास होते हैं, चाहे वो सैन्य अधिकार हो, न्यायिक अधिकार हो, वैधानिक अधिकार हो, कार्यकारी अधिकार हो, सारे अधिकार राजा के पास होते हैं, सारे अब्सोल्यूट जो है पावर होते हैं उनके पास। उसके बाद राजा के सहायता के लिए मंत्री परिषद का भी वर्णन मिलता है, जिसमें मंत्री परिषद में 12 या 16 या 20 सदस्य तक होने का विवरण मिलता है। और इस मंत्री परिषद के जो ज़्यादातर जो भी मीटिंग्स हुआ करता वो गुप्त मीटिंग हुआ करता था, जो भी डिसीजन लिए जाते थे वो गुप्त तरीके से। चलिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो जानकारी है मौर्य वंश से रिलेटेड, वो हमें अर्थशास्त्र और इंडिका से मिलता है। तो अर्थशास्त्र जो कि खुद 15 अधिकरणों में बटा हुआ था। एक सवाल भी पूछा गया बीपीएससी में, तो इसमें पूछा गया कि अर्थशास्त्र जो है कितने अधिकरणों में बटा हुआ था, तो 15 अधिकरणों में बटा हुआ था। इसके अनुसार जो अधिकारी गण थे मौर्य वंश के प्रशासन को चलाने में, उनमें जो टॉप अधिकारी होते थे उनका नाम तीर्थ या महामात्र बताया गया है, यानी कि इसमें 18 तरह के अधिकारी का वर्णन बताया है अर्थशास्त्र में, जिसमें जो सबसे ऊपर का टॉप जो अधिकारी था उसका नाम पुरोहित, या वो पुरोहित को जिसको हम लोग टॉप अधिकारी बोल सकते हैं, शीर्ष अधिकारी। और जो सबसे नीचे का अधिकारी था जिसको नायक बोलते हैं, जो कि नगर का रक्षक होता था। और उसके बाद इसमें कुछ अधिकारी का नाम मैंने लिखा 2-3, जिसमें समाहर्ता जो कि राजस्व का विभाग का हेड होता था, जिसका काम राजस्व का इकट्ठा करना, उसका लेखा जोखा रखना, आय व्यय का विवरण रखना इसका काम होता था। उसके बाद बात करते हैं सन्निधाता या कोषाध्यक्ष, जो कि राजकीय जो कोष था उसका ये अधिकारी था। उसके बाद दंडपाल, जिसको हम लोग पुलिस निरीक्षक बोल सकते हैं। अंतपाल, जो कि सीमावर्ती इलाकों में जो दुर्ग था उसका रक्षक। दुर्गपाल, सीमावर्ती और एक जो देश के अंदर में ही जो दुर्ग था उसका रक्षक। एग्रोनोमोई जो है वो जो सड़क बनाने का जो विभाग था उसका हेड, उसका अधिकारी। तो ये कुछ अधिकारी थे। लगभग 18 अधिकारी का वर्णन जो है हमें अर्थशास्त्र में मिलता है। और उसके बाद 27 तरह का अध्यक्ष का वर्णन हमें अर्थशास्त्र में मिलता है, जिसमें सीता अध्यक्ष कृषि विभाग के जो अध्यक्ष होते हैं, अधिकारी होते हैं, उसके सीता अध्यक्ष कहा गया। पन्य अध्यक्ष वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष को कहा गया। और मुद्रा अध्यक्ष पासपोर्ट
का जो पासपोर्ट विभाग का जो अधिकारी था इतिशी कुछ अध्यक्ष देखने को मिलते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि ये जो मौर्य साम्राज्य था ये कई हिस्सों में बटा हुआ था। जो एक साम्राज्य है पूरी विस्तार है जिसका, और वो कई छोटे छोटे प्रांतों में डिवाइडेड थे। तो उन प्रांतों के लिए चक्र वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, प्रांतों को चक्र कहा गया है। और ये 5 प्रांत कौन कौन से थे? तो ये उत्तरापथ जो उत्तर पश्चिम साइड का था, जिसकी राजधानी तक्षशिला, अवंती जो हम लोग अवंती महाजनपद पढ़ रखे हैं, उसका जो राजधानी था वो उज्जैनी था, कलिंग जो कि अशोक ने जीता था जिसका राजधानी तोसली, दक्षिणापथ जिसका राजधानी स्वर्णगिरी, और प्राची या पूर्वी प्रदेश जो कि पूरे साम्राज्य का जो नेशनल कैपिटल था बोल सकते हैं वो था पाटलिपुत्र। इस तरह से ये 5 हिस्सों में ये पूरा साम्राज्य बटा हुआ था। और इन साम्राज्यों का जो शासक था या प्रशासक था वो राज परिवार के ही कोई सदस्य हो सकता था, राजपुत्र या कोई राज परिवार से जुड़ा हुआ ही व्यक्ति इसमें शासन करता था। चलिए उसके बाद देखते हैं साम्राज्य जो है कितने हिस्से में बटा हुआ था। तो आप देख सकते हैं जो पूरा साम्राज्य था इसको देश या साम्राज्य कहते हैं, और वो प्रांतों में बटा हुआ था। और प्रांत फिर फर्दर विषय में बटा हुआ था जिसका हेड विषयपति, और फिर उसको स्थानीय में बटा हुआ था, यानी 800 ग्रामों का समूह को स्थानीय कहा गया, और उससे भी छोटा 400 ग्रामों का समूह को द्रोणुक बताया गया, और खारवोटिक जो कि 200 ग्रामों का समूह और 100 ग्रामों का समूह को संग्रहण कहा गया, 10 ग्रामों का समूह को गोप कहा गया, और सबसे छोटी जो इकाई थी प्रशासन की वो थी ग्राम, जिसके हेड को ग्रामिक कहा गया। तो इस तरह से जो मौर्य साम्राज्य था कई हिस्सों में बटा हुआ था। अगर हमें अर्थशास्त्र से जानकारी मिलती है कि मौर्य साम्राज्य में नगर प्रशासन को चलाने के लिए 6 समिति था, और 6 समिति में प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे, और जिसका कि टोटल 30 मेंबर्स, उसमें 30 मेंबर का एक मंडल नगर प्रशासन को देखता था। क्योंकि नगर जो होता था हमेशा हाई डेंसिटी वाला पॉपुलेशन वाला एरिया होता है, तो वहाँ पर जो उसका जो देख रेख होता है या जो प्रशासन जो व्यवस्था होता है उसको देखना थोड़ा टफ होता है। तो यहाँ पर 30 सदस्य वाला 6 समिति वाला मंडल इसका देख रेख करता था। अब बात करते हैं हम लोग सैन्य विभाग का। तो सैन्य विभाग का जो हेड होता था वो सेनापति होता था, और प्लिनी और जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल सेना था, और 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी और 8,000 घुड़सवार से चलने वाला रथ था। और बताया जाता है कि मेगास्थनीज के अनुसार नंद वंश के जो राजा थे उनसे तिगुना, नंद वंश जिसके डर से सिकंदर जो है आगे नहीं बढ़ पाए थे उसके सेना से, उसकी विशाल सेना से भी 3 गुना ज़्यादा विशाल सेना था, ऐसा मेगास्थनीज के अनुसार है। उसके बाद जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य का जो सेना था उसके बारे में कहा है कि यह डाकुओं का सरदार था। चलिए, और अर्थशास्त्र में इस बात का वर्णन मिलता है कि शासन व्यवस्था को चलाने के लिए गुप्तचर भी थे, और गुप्तचर जिसको कि गुड़ पुरुष कहा गया है वो 2 तरह का था। एक गुप्तचर या गुड़ पुरुष जो किसी एक जगह में रह करके सूचनाएं देता था जिसे संस्था कहा गया, और एक जासूस या एक गुप्तचर का प्रकार जो घूम कर इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करता था उसे संचार कहा गया। चलिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने देखा इसमें मौर्य प्रशासन के से रिलेटेड कि ये कितने इसमें बटा हुआ था, इसमें कौन कौन से, एक राजा जो कि सेंटर में होता था, उसके सहायता के लिए मंत्री परिषद होता था, उसमें 18 तरह के अधिकारी, 27 तरह के अध्यक्ष, और 5 प्रांतों में बटा हुआ था। और इसको हम और भी देख सकते हैं, इसको अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ करके, और फिर नगर की व्यवस्था कैसे चलती थी, और उसका सैन्य व्यवस्था को भी देखा। उसके बाद हम लोग देखेंगे आर्थिक स्थिति या आर्थिक व्यवस्था कैसा था। तो सबसे अहम बात जो है उस दौर का मौर्य साम्राज्य का कि वो एक कृषि प्रधान देश था या साम्राज्य था, जहाँ पर कृषि ही जो राजा को राजस्व के लिए जो भी सोर्स था इनकम का वो क्या था, कृषि था। यानी कि कृषि आय से ही उन्हें टैक्स मिलता था। और भूमिकर जो है भाग के रूप में कहा जाता है, यानी कि भाग जो था भूमिकर था और बलि धार्मिक कर था। अर्थशास्त्र के अनुसार, यानी कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें भूमि को 3 हिस्सों में बांटा गया है। कृष्ट जो कि जोते हुए खेत, अकृष्ट बिना जोते हुए खेत, और स्थल जो कि ऊंची भूमि के बारे में कहा गया है। 3 तरह के जमीन थे। मेगास्थनीज का कहना है
कि मगध साम्राज्य में या उसके क्षेत्र में कभी भी अकाल नहीं पड़ा, कभी भी अकाल नहीं पड़ा, जबकि कौटिल्य के अनुसार वहाँ पे अकाल पड़ा, क्योंकि सौगौरा और जो महास्थान अभिलेख है उसमें अनाज के वितरण का प्रमाण मिलता है या विवरण मिलता है, इसलिए कहा जाता है कि अकाल भी पड़ता था। उसके बाद देखते हैं आगे, सीता भूमि, जो सरकारी भूमि होता था उसको सीता भूमि कहा जाता था और उस सीता भूमि से होने वाले इनकम को सीता कहा जाता था। उसके बाद निःशुल्क श्रम विगार, यानी कि एक ऐसा कह सकते हैं कि बिना किसी पेमेंट का अगर किसी को काम करवाया जाता था तो उसे बिस्ट कहा जाता था। और अगर अनाज के जगह पर, अनाज के बदले अगर नगद टैक्स अगर जमा होता था तो उस टैक्स को, नगद कर को हिरण्य कहा जाता था। बलि जो है एक धार्मिक कर था, और कृषि, पशुपालन और व्यापार, जब तीनों काम एक साथ होता था तो इसे अर्थशास्त्र में वार्ता कहा गया, वार्ता। और भूमि कर जो था उस टाइम में, मगध साम्राज्य के टाइम में 1/6 से लेकर के 1/4, यानी कि एक छठा से लेकर के एक चौथाई तक भूमि कर के रूप में देना पड़ता था। लेकिन इसमें ब्राह्मण और जो दार्शनिक थे दो ग्रुप, ये दो ग्रुप टैक्स फ्री थे, यानी कि इन्हें कर देना नहीं पड़ता था। चलिए उसके बाद देखते हैं सामाजिक स्थिति वहाँ की कैसी थी, कितने हिस्सों में समाज बटा हुआ था। तो कौटिल्य के अनुसार मौर्य साम्राज्य में वर्ण व्यवस्था था, जो कि जनजात से जन के आधार पर सिस्टम चलता है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आते हैं। और शूद्र के लिए आर्यवर्त का इस्तेमाल किया है कौटिल्य ने अपने किताब अर्थशास्त्र में। वही मेगास्थनीज ने इसे समाज को 7 हिस्सों में बांटा है, यानी कि 7 वर्गों में बांटा है, पेशे के आधार पर, ना कि जन्म के आधार पर। कौटिल्य ने इसे जन्म के आधार पर बांटा था, जबकि मेगास्थनीज इसे पेशा के आधार पर बांटता है, जिसमें पहला है दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा आहिर, चौथा कारीगर या शिल्पी, पांचवा सैनिक, छठा निरीक्षक और सातवां सभासद। तो ये 7 तरह के वर्ग मेगास्थनीज जिसकी रचना है इंडिका में यह विवरण मिलता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग मेगास्थनीज और स्ट्रेबो, ये दोनों का मानना है कि मगध साम्राज्य में या फिर मौर्य साम्राज्य में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। लेकिन वहीं कौटिल्य कहता है कि दास को कृषि कार्यों में इन्वॉल्व किया गया था। तो ये इसका अनुसार दास प्रथा थी और इसका दास प्रथा नहीं थी। तो ऐसा माना जा सकता है कि जो यूनान में जो दास सिस्टम था या दास प्रथा था, उसका जो हालत था उससे कहीं संतोषजनक स्थिति यहाँ के दासों का रहा है, इसलिए वो उसे दास नहीं मानते। उसके बाद मेगास्थनीज के अनुसार जाति से बाहर विवाह नहीं किया जा सकता था, अपने इंटरकास्ट मैरिज वहाँ पर संभव नहीं था। लेकिन यह छूट दार्शनिक और ब्राह्मणों को दिया गया था, यानी कि वो इंटरकास्ट मैरिज कर सकते थे। उसके बाद मौर्य वंश में सती प्रथा का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, और वो स्त्रियां जो जीवन भर अविवाहित जीवन गुजारते थे उसे वेश्या या गणिका कहा जाता था, और जो औरत वेश्यावृत्ति को अपनाता था उसे रूपा जीवा कहा जाता था। उस दौर में, यानी कि साम्राज्य, मगध साम्राज्य में या मौर्य साम्राज्य में या मौर्य वंश में विवाह विच्छेद या फिर तलाक का भी सिस्टम था। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि मौर्य वंश का जो प्रशासनिक ढांचा वो कितने हिस्से बटे हुए थे, 5 प्रांत थे। फिर उसका सैनिक व्यवस्था जो कि एक विशाल सेना देखने को मिलता है, और उसके बाद हमने देखा आर्थिक जो क्रियाकलाप था वो कृषि बेस्ड था, और उसका टैक्सेशन सिस्टम को देखा, और फिर सामाजिक स्थिति उसमें देखा कि समाज कितने हिस्सों में बटे हुए थे। कौटिल्य के अनुसार 4 हिस्सों में, 4 वर्गों में, और मेगास्थनीज के अनुसार 7 वर्गों में बटा हुआ था। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए सेशन में, नए एपिसोड में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।